सत्ता और षड्यंत्र का चोली दामन का साथ है। यह संभव नहीं कि जहां सत्ता हो वहां उसे हथियाने या नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र ना होते हों। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सत्ता इन साजिशों के बल पर ही चलती है। कभी जनता राजा के खिलाफ साजिशें रचती है तो कभी राजा जनता के खिलाफ, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, सत्ता प्राप्त करना। जौहरगढ़ में भी ऐसा ही माहौल बना हुआ था, लेकिन पहले देखना यह है कि क्या अधीश जो भैरव दत्त के घर में छुपा हुआ है कभी बाहर आ पाएगा, और क्या बाहर आकर भी सत्ता और साजिशों के भंवर से बच निकल पाएगा। अधीश अब भी छिपा खड़ा था। कदमों की आवाज पास आते आते एकदम रुक गई। अधीश ने खिड़की की झिरी में से झांक कर देखा। विभूति? अधीश के मुंह से निकला। वो विभूति था। वो काफी दूर तक अश्लेषा और अधीश का छिपकर पीछा करते करते यहां तक चला आया था, लेकिन उसने दोनों को इस घर में प्रवेश करते नहीं देखा था। थोड़ी देर तक विभूति यहां वहां देखता रहा, लेकिन आसपास कोई न था और उस घर में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर वो जैसे आया था वैसे ही चुपचाप लौट गया। उसके जाते ही अधीश घर का पीछे वाला दरवाजा खोलकर चुपके से बाहर निकल आया और अपने घर चला गया। अगले दिन कक्षा में यही बातें हो रही थीं कि त्रिलोक के यहाँ रात्रि भोज में कितना आनंद आया, लेकिन अश्लेषा वहां होती तब और अच्छा होता। लेकिन अश्लेषा है कहाँ आज? वो कक्षा में नहीं आई थी। इस तरह कई और दिन बीत गए। धीरे धीरे छात्र छात्राओं ने अश्लेषा के बारे में सोचना छोड़ दिया, लेकिन विभूति के मन में अब भी कई सवाल थे। इस तरह कहां गायब हो सकती है वो? विभूति सच में उदास था। तुझसे पूछकर प्रकट हुई थी ना, इसलिए कम से कम मुझे तुझे बताकर तो जाना था। अरे भाई, अचानक आई थी, अचानक गायब हो गई, हमें क्या? अच्छा हुआ कि हम उसकी वजह से किसी मुसीबत में नहीं पड़े। जयंत बोला। छोड़ो ये सब बातें और अभ्यास में मन लगाओ, अधीश ने कहा तो विभूति ने अजीब नजरों से उसे घूरा। अधीश ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी त्रिलोक ने कक्षा में प्रवेश किया। उसने जलती हुई निगाहों से अधीश की ओर देखा और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। जैसा उसे डर लग रहा था कि अश्लेषा के गायब होने पर जरूर कोई हंगामा होगा। वैसे भी उसने अश्लेषा को आखिरी बार अधीश के साथ ही देखा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में लोग उसे भूल गए। उस दिन सुबह से ही नगर में लोगों की आवाजाही लगी हुई थी। कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले थे। शाम हुई तो पता चला कि अवंतीपुर के सिद्ध सैनिकों के साथ महान तत्व सिद्धिधारक जयवीर आ रहे हैं। त्रिलोकनाथ के पिता बैकुंठनाथ खुद नगर के बाहर उनका स्वागत करने गए थे। जयवीर के साथ लगभग 100 सिद्ध सैनिक थे। अगले दिन जयवीर और बैकुंठनाथ दोनों ही स्वर्ण सैनिकों के प्रमुख अधिकारी विधान चंद्र जी के यहाँ पहुंचे। विधान चंद्र उन लोगों में से थे जिनका जनता से लेकर राज दरबार तक सभी लोग सम्मान करते थे, लेकिन आजकल दरबारियों और अधिकारियों के बीच एक अलग ही हलचल मची हुई थी। जौहरगढ़ की राजधानी कहने को यही चंद्रनगर था, लेकिन राजा और राज दरबार दोनों नगर से काफी दूर स्थित एक छोटे से और शांत स्थान पर था, जिसका नाम मधुपुर था। राज्य की सारी व्यवस्था चंद्रनगर से ही चलती थी और व्यापार का केंद्र भी यही था। सेना की सबसे बड़ी टुकड़ियां भी यहीं की छावनी में रहती थीं। इसी कारण इस शहर में हलचल और भीड़ भाड़ भी अधिक थी, जिसके कारण राज परिवार को यहाँ रहना पसंद नहीं था और अधिकांश समय पहाड़ी पर स्थित एक मनोरम स्थान मधुपुर में ही बिताते थे। यहाँ की व्यवस्था मंत्री, दरबारी और अधिकारी वगैरह देखते थे। ये सभी लोग राजा के प्रति वफादार थे, जिनमें से राज दरबार में सबसे अधिक सम्मान विश्वनाथ पुरोहित और अधिपति कैलाश को प्राप्त था। इन दोनों से पूछे बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इनसे जलते थे। त्रिलोक के लिए बैकुंठनाथ उनमें सबसे प्रमुख थे। जगन्नाथ कांड के समय बैकुंठनाथ ने जयवीर और उसके सिद्ध सैनिकों की ताकत का अंदाजा लगा लिया था और इसीलिए उसने खुद आमंत्रण भेजकर जयवीर को चंद्रनगर बुलाया था। देखिए महाशय जयवीर, ये बात तो साफ है कि इस राज्य में सत्ता के 3 केंद्र बन चुके हैं। मधुपुर जहां राजा रहते हैं और सारे राज्य के लिए नियम और आदेश जारी किए जाते हैं। दूसरा चंद्रनगर, जहां सारे दरबारी और बड़े अधिकारी रहते हैं, व्यापार और सेना का केंद्र है।
और एक तरह से पूरे राज्य की व्यवस्था यहीं से चलती है। तीसरा है अवंतीपुर, जहां राज्य की सुरक्षा के लिए एक से एक सिद्ध सैनिक तैयार किए जाते हैं। बैकुंठनाथ बोला, जी ये तो मैं जानता हूं और ये भी समझ रहा हूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। जयवीर बोला, यदि समझ रहे हैं तो फिर देर किस बात की। राज्य की सुरक्षा हम करते हैं, हमारे सैनिक युद्ध करते हैं और जान दे देते हैं, और मुट्ठी भर लोग जो सत्ता चला रहे हैं आराम से बैठकर बस आदेश देते हैं। बैकुंठ आगे बोला, तो मेरा मानना यही है कि जब सारी मेहनत हम कर रहे हैं तो सत्ता भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। सो तो मैं भी मानता हूं, ईश्वर ने हमें सिद्धियां इसलिए नहीं दी हैं कि हम एक आम इंसान जो राजा बन बैठा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके पूर्वज भी राजा थे, उसकी सेवा करने में हम इन्हें खर्च कर दें। ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए हैं और हमें वो विशेष उद्देश्य जल्द से जल्द प्राप्त करना होगा। जयवीर बोला, लेकिन आप बताइए आपकी योजना क्या है? विधान चंद्र ने पूछा, जो अब तक चुपचाप बैठकर इन दोनों की बातें सुन रहे थे। मेरी योजना है कि चंद्रनगर के सभी दरबारियों और अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया जाए, फिर एक दिन अचानक मधुपुर पर धावा बोलकर तख्ता पलट कर दिया जाए। बैकुंठनाथ बोला, लेकिन क्या सभी मान जाएंगे? विधान चंद्र ने पूछा। उनके मन में इस योजना को लेकर संशय तो था, लेकिन इस समय वे इन दोनों का विरोध कर झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। वे जानते थे कि यदि विरोध किया तो ये दोनों चुटकियों में ही उन्हें और उनके परिवार को खत्म कर देंगे। फिर जयवीर आसानी से उन्हें आसुरी सिद्धि का साधक या ऐसा ही कुछ बताकर मामला साफ कर देगा। अगर आप साथ देंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? एक बार आप सबको बुलाकर एक साथ बैठाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बैकुंठनाथ ने कहा। और क्या कहकर बुलाऊं मैं सबको? जयवीर के इस तरह नगर में अचानक आ जाने से वैसे ही सवाल उठ रहे हैं। बुजुर्ग विधान चंद्र फंस चुके थे। आप कहिए कि राज्य के गांव में डाकुओं का प्रकोप बढ़ रहा है, जगह जगह हमले और लूटमार हो रही है। इसी कारण जयवीर यहां आया है ताकि बैठकर सुरक्षा के लिए कोई योजना बनाई जा सके। जयवीर ने जवाब दिया। विधान चंद्र ने हामी भर दी। लेकिन विश्वनाथ पुरोहित अभी नगर में नहीं है, वो किसी काम से मेघनगर गया हुआ है। बैकुंठनाथ बोला, उनका सुपुत्र है ना, जिससे मैंने पूछताछ की थी, उससे कहकर जल्दी से जल्दी विश्वा को बुलाइए। जयवीर बोला, ठीक है, लेकिन विश्वा और अधिपति को इसके लिए राजी करना बहुत कठिन है। ये दोनों राजा के सबसे वफादार हैं। विधान चंद्र ने शंका प्रकट की। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बैकुंठनाथ बोला। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जरूर उसके पास कोई ठोस योजना थी। इसी हफ्ते के रविवार को बैठक का दिन तय किया गया। अगले दिन सभी दरबारियों और अधिकारियों के पास सूचना भेज दी गई। कुछ स्वर्ण सैनिक सुबह सुबह विश्वा के घर भी संदेश लेकर पहुंचे। देवयानी और अधीश ने संदेश पढ़ा। लेकिन पिताजी तो मेघनगर गए हुए हैं और वासुदेव भी यहाँ नहीं है, देवयानी ने कहा। आप जल्दी से जल्दी उन्हें बुला लीजिए, संदेशवाहक बोला। ठीक है, मैं खुद जाकर पिताजी को ले आता हूं, अधीश ने जवाब दिया और जाने की तैयारी करने लगा। दोपहर से पहले ही वो मधुप को लेकर मेघनगर की ओर चल पड़ा। इस जीवन में आने के बाद यह उसकी दूसरी यात्रा थी। मेघनगर का रास्ता अधिक सुंदर था। सड़क उबड़ खाबड़ थी, लेकिन आसपास के दृश्य बहुत मनोरम थे। अधीश सफर का आनंद लेते हुए शाम तक मेघनगर पहुंच गया। ये एक छोटा सा और सुंदर नगर था। दूर दूर तक खेत लहलहा रहे थे। बीच बीच में आम आदि फलों के बागीचे लगाए गए थे। दूर से ही अधीश को विश्वा का महल दिखाई दे गया। मधुप ने जैसे ही गाड़ी मुख्य द्वार के सामने रोकी, 3-4 पहरेदार दौड़ कर आए। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? एक पहरेदार ने पूछा। उन सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली थीं। मैं मधुप हूँ, विश्वा जी का एक कर्मचारी, और यह है आयुष्मान अधीश पुरोहित, विश्वा जी के सुपुत्र। विश्वा का नाम सुनकर उन पहरेदारों ने तलवारें नीचे रख ली। सुधीर, तुम जाओ और भीतर से वासुदेव को बुला कर लाओ, एक पहरेदार ने अपने साथी से कहा। वो दौड़ा दौड़ा गया और वासुदेव को लेकर आ गया। वासुदेव दूर से ही अधीश को पहचान गया। अधीश ने वासुदेव को प्रणाम किया तो उसने अधीश को गले लगा लिया। फिर मुड़कर पहरेदारों से कहा, ये आयुष्मान अधीश हैं, इनको अच्छी तरह देख लो। यदि अगली बार ये यहाँ आए और किसी ने उन्हें रोका
तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा? वासुदेव ने हंसते हुए कहा तो अधीश भी मुस्कुरा दिया। नहीं वासुदेव जी, ठीक है, ये सब अपना काम ही तो कर रहे हैं, अधीश बोला। मैंने ही इन्हें निर्देश दिए हैं। इस इलाके में डाकुओं का बहुत ज्यादा आतंक है, वासुदेव ने बताया। अच्छा, लेकिन मुझे तो रास्ते में कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लग रहा था जैसे मेरा पिछला अनुभव है, एक मुसीबत तो आएगी ही, लेकिन देखिए मैं आराम से बिना किसी बाधा के यहां पहुंच गया, अधीश ने कहा तो वासुदेव हंस दिया। फिर वो अधीश को अपने साथ महल के अंदर ले गया। महल चंद्रनगर वाले घर की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन बहुत सुंदर था और बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। वासुदेव ने एक दासी को बुलाया और कहा, माई, इन्हें पहचानती हो? ये आपके लल्ला के लड़के हैं। ये अधीश बेटे हैं क्या? बूढ़ी दासी उसे ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अधीश, इन्हें प्रणाम करो। ये तुम्हारे पिताजी की दाई मां है। विश्वा जी को इन्होंने ही पाला है, वासुदेव ने कहा और अधीश माई के पैरों में झुक गया। माई ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और आशीर्वाद देने लगी। चलो अधीश, अब जाकर थोड़ा आराम करो। विश्वाजी नगर की व्यवस्था देखने गए हैं, आते ही होंगे, वासुदेव ने कहा। मैं बहुत जरूरी संदेश लेकर आया हूं। अधीश अपनी बात खत्म करता इससे पहले ही विश्वा की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। विश्वा अधीश को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और थोड़ा चौंक भी गया। प्रणाम पिताजी, अधीश ने झुककर विश्वा के पैर छुए। प्रसन्न रहो, सदा विजयी हो, विश्वा ने आशीर्वाद दिया। फिर पूछा, कहो बेटे, कैसे आना हुआ? कोई बात हुई है क्या चंद्रनगर में? जी पिताजी, अवंतीपुर से बहुत से सिद्ध सैनिक जयवीर के साथ आए हैं। इसके अलावा विधान चंद्र जी ने एक सभा बुलाई है, वही संदेश लेकर आया हूं, अधीश ने कहा। कब है सभा? विश्वा ने पूछा। इसी रविवार को, अधीश ने बताया। तब तो हमारे पास समय है, परसों यहां से निकलेंगे। अब तुम जाओ, आराम करो, विश्वा ने कहा। माई ने खुद आकर अधीश का कमरा साफ किया और कमरे में ही भोजन ले आई और सामने बिठा कर खिलाया। ये देखकर अधीश को अपने पिछले जीवन की यानी अमित की मां की याद आ गई और उसके आंसू बह निकले। माई ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और बहुत देर तक उसके बालों को सहलाती रही। आज न जाने कितने महीनों बाद अधीश ऐसी चैन की नींद सोया था। 4-5 घंटे बाद एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद टूटी। आधी से अधिक रात बीत चुकी थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा चीख कर रो रहा हो। अधीश बाहर निकलकर देखने लगा। वासुदेव को किसी के चलने की आहट मिली तो वो भी जाग गया। क्या हुआ अधीश, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? अधीश को बाहर देखकर उसने पूछा। यह आवाज कैसी है वासुदेव जी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई? उसने बताया। हालांकि वासुदेव को वो आवाज काफी धीमी सुनाई दे रही थी, फिर भी उसने उत्तर दिया, यहां हमेशा से ही ऐसी आवाज आती है। हम लोगों ने कई बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसी जगह इस आवाज का स्रोत है वहां हवा के भयंकर बवंडर उठते हैं। उस तक पहुंचने की कोशिश में हमारे कई सैनिक घायल हो चुके हैं। फिर कुछ मिला? अधीश को जिज्ञासा हुई। नहीं, वहां कुछ दिखाई नहीं देता और हवा इतनी तेज होती है कि उसके केंद्र तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। छोटे छोटे पत्थर तक उसमें उड़ते रहते हैं। रात के सन्नाटे में उसी की आवाज इस तरह सुनाई देती है, वासुदेव ने आगे बताया। अच्छा, मैं कल सुबह उस जगह पर जाकर देखना चाहता हूं, अधीश बोला। ठीक है, कल मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अभी जाकर सो जाओ, शुभ रात्रि, वासुदेव ने कहा और वापस सोने चला गया। अपने कमरे में लेटा अधीश वो आवाज सुनता रहा और उसके बारे में सोचता रहा। तभी उसके दिमाग में अचानक से एक विचार आया। सिद्धि यंत्र, कहीं उस जगह पर कोई सिद्धि यंत्र तो नहीं है जो वायु सिद्धि से जुड़ा हुआ हो और आसपास की वायु को नियंत्रित कर रहा हो? लेकिन जैसा वासुदेव ने कहा, यह बहुत लंबे समय से हो रहा है। इसका मतलब वहां कोई व्यक्ति नहीं है जो इस यंत्र को नियंत्रित कर रहा है। सिर्फ यंत्र ही उस जगह पर है। अगले दिन सुबह सुबह ही वहां जाने का निश्चय कर अधीश सो गया। लेकिन वहां चंद्रनगर में कई लोग ऐसे थे
जिनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे जल्दी से जल्दी अपनी योजना को पूरा कर सत्ता हथियाना चाहते थे। दूसरी तरफ विधान चंद्र जैसे लोग थे जो पूरी तरह से डरे हुए और दबाव में थे। उनकी नींद भी उड़ चुकी थी। एक व्यक्ति था जो बहुत खुश होने के कारण सो नहीं पा रहा था। वो था त्रिलोक। उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। अब ये शासन, ये सत्ता, ये रुतबा सब उसके होने वाले थे और अब शायद माधवी भी उसकी हो जाएगी। सबके सब बस रविवार का इंतजार कर रहे थे। क्या राजभक्त विश्वा को भी उनका साथ देना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।